तो क्लास स्वागत है आपका इस छोटी सी कक्षा में आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मंत्रा कॉमर्स क्लासेस में। In this lecture, we will be discussing the remaining part of our sales of goods sector. This is third lecture, guys. अगर आपने पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आएंगे, अदरवाइज आप टर्मिनोलॉजी में अटक जाएंगे। तो इसके पहले का जो पोर्शन है वो हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे एक नया जो सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 4 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, व्हिच गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है इसका स्कोप बहुत वाइडर है। इसमें दो चीजें आती हैं बेटा आपकी, एक तो इसमें आपका सेल्स आता है, एक्चुअल सेल्स, दूसरा इसमें आपका आता है अग्रीमेंट टू सेल। यानी इसका जो स्कोप है इट इज मच वाइडर देन दी एग्रीमेंट टू से। अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है ना, हमने उसमें भी मैंने आपको बताई कि अग्रीमेंट जो होता है वो होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल है बाय लॉ, ओनली देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H है। तो ये वाला जो नाम है कॉन्ट्रैक्ट, इसका स्कोप है वाइडर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो पर्सन हैं या दो पार्टीज हैं। फर्स्ट वन इज योर सेलर एंड द सेकंड वन इज बायर। सेलर अपनी गुड्स की ओनरशिप यानी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है बायर को एट अ प्राइस। अगर वो अभी ट्रांसफर कर देता है तो इट इज एन एक्चुअल सेल और प्रॉपर सेल। अगर वो इन फ्यूचर ट्रांसफर कर रहा है या फिर किसी कंडीशन के बाद ट्रांसफर कर रहा है, देन इट इज एन अग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल शब्द में जो आपका शब्द है, इसमें सेल से ज्यादा जो 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 इसका जो इसका मीनिंग है सेल वर्ड का, इट इज वेरी वेरी मच ब्रॉडर देन वी यूज इन द रियल लाइफ। जैसे हम रियल लाइफ में तो केवल उसी चीज को सेल मानते हैं कि एक हाथ दिया एक हाथ लिया, नहीं, इसमें दोनों चीजों को सेल्स माना जाता है। अगर तुरंत ट्रांसफर हो रहा है ओनरशिप का तो हम इसको प्रॉपर सेल्स बोल देंगे। अगर जो ओनरशिप है वो भविष्य में इन फ्यूचर किसी कंडीशन पे ट्रांसफर हो रही है तो उसको आप अग्रीमेंट टू सेल्स मान लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स जो होता है ये एब्सोल्यूट होता है, यानी इसके ऊपर किसी भी कंडीशन, सॉरी, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है और ये किसी कंडीशन पे भी हो सकता है। जो हमारा जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें होती है ये चीज कि वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंसेस। लेकिन ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इट कैन बी कंडीशनल। कंडीशनल कैसे हो सकता है भाई? कंडीशनल ऐसे हो सकता है कि किसी पर्सन ने मुझसे एक अग्रीमेंट किया है ऑफ सेल कि मेरा ना ये मान लीजिए आप किसी टेक्सटाइल का बिजनेस है। जब तक मेरा वो टेक्सटाइल का लॉट पूरा नहीं हो जाएगा, जो मैंने उनको एक सैंपल दिखाया है, एक फैब्रिक की गांठ मैंने उन्हें दिखाई कि भाई ये वाला फैब्रिक का सैंपल है, तो वो कहते हैं जी इसके लिए हमारे लिए ना इसके 100 थान बना देना। कपड़े के थान होते हैं, कहते 100 थान बना देना। मैंने कहा जी 10 ही पड़े हैं अभी तो कहते कोई नहीं 90 और बना देना, जिस दिन बन जाएंगे हम उस दिन सेल्स मान लेंगे। आज आप ये हम बोल देते हैं आपको, ये आप जो नजराना होते हैं ना, साई होते हैं, और कहते हैं ये वाली ये पैसे पकड़ो, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये मान लो आप। तो यहाँ पे जो गुड्स हैं वो फ्यूचर गुड्स हैं, वो 90 यूनिट्स जब बनेंगी उस समय वो सेल एक्चुअली होगी। वेयर एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो सेल उसी दिन हो गई है जिस दिन आपने वो एग्रीमेंट किया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जो सेल्स है और जो अग्रीमेंट टू सेल है, इन दोनों में से किसका स्कोप, इसका इनमें से जो किसका स्कोप है वो ज्यादा वाइडर है, और जो एग्रीमेंट टू सेल है और जो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है उन दोनों में से किसका स्कोप वाइडर है, और क्या इन तीनों टर्म्स का मीनिंग है। तो दो पार्टीज का होना जरूरी है भाई। व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स? जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो उसके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं बेटा? पहला, आपका की दो पार्टीज होनी चाहिए, एक आपका बायर होना चाहिए, एक आपका सेलर होना चाहिए। अगर सेलर है और वो बाय और उसके पास बायर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कर सकता। बायर है और उसको कोई सेलर नहीं मिल रहा तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं, यानी कोई भी व्यक्ति खुद अपने सामान को ना तो खरीद सकता है ना ही बेच सकता है। सेल्स अगर दो भाई, जैसे ना ये कई बार सवाल आता है कि मान लो दो ब्रदर्स हैं, उन्होंने मिलके एक एक घर बनाया है, वे दोनों ही एक घर के मालिक हैं, और एक भाई अपने हिस्से को दूसरे भाई को बेच देता है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? जी हाँ, ये बिल्कुल है, क्योंकि इसमें ये नहीं मैटर करता कि आपका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, आप उस समय किस कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बायर और सेलर की कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल दो भाइयों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आ सकता है। कब जो एक सेल है वो सेल नहीं मानी जाएगी? अगर ए को पता है
अगर ए को पता ही नहीं है कि वह किसी ज़मीन का ओनर है और वह बी से उस ज़मीन को खरीद ले, तो यह सेल नहीं होगा। समझ में आई बात? ए को पता ही नहीं था कि उसकी ही है वो ज़मीन जो वो बी से खरीदने लग रहा है और उसने बी से खरीद ली। तो खुद की ज़मीन खुद ही खरीद रहा है, चाहे वो अनजाने में ही उसने खरीद ली हो, वो सेल नहीं होगी। नॉट अ सेल किस केस में? और जैसे पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाने पर गुड्स जब आपस में बांट ली हैं, तो ये सेल नहीं कहलाएगी क्योंकि वो सब जॉइंट ऑनर ही तो थे ना। तो ये आ सकता है कि अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 5 पार्टनर से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई और उनमें से सब पार्टनर्स ने जो प्रॉपर्टीज हैं वो बांट ली आपस में, तो क्या आप इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहेंगे? चाहे उन्होंने कंसिडरेशन दे के ही वो लिया, उसे नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि वो खुद की चीज को खुद थोड़ी ना पैसे दे के खरीद लेंगे, जॉइंट ऑनरशिप ही तो थी पार्टनरशिप में। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे टैकल करना है। गुड्स क्या होती है भाई? गुड्स का मतलब होता है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसके लिए हमारे पास आईपीआर एक्ट है अलग से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला। एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़कर और मनी को छोड़कर, ये भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी आती है केवल, और उसमें भी क्या नहीं आता? एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आएंगे आपके और मनी इन सर्कुलेशन नहीं आएगा। और क्या आएगा? इसमें शामिल होंगे आपके शेयर्स, स्टॉक्स, क्रॉप्स, ग्रास, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ये सारी चीजें। अब ये कॉपीराइट, पेटेंट और गुडविल, ये जो इंटेंजिबल गुड्स है ना, ये इसमें इनके ऊपर इसके भी एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस भी लागू होते हैं और इनके ऊपर उस एक्ट के प्रोविजन। ओवरराइड कौन सा एक्ट करेगा? आईपीआर करेगा। जमीन का हिस्सा अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही काट कर बेच दिया जाए तो वह भी गुड्स माना जाएगा। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। जब प्रॉपर्टी ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाती है तो रिस्क भी बायर का हो जाता है। जो चीज सेल हो रही है वो आपकी हुई, तो उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क जो है, अगर इन फ्यूचर उस चीज को कोई नुकसान हो जाता है तो वो भी आपका, चाहे वो गुड्स सेलर के पास ही क्यों ना पड़ी हो, चाहे वो उसके गोदाम में ही पड़ी है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने पेमेंट करी है तो आप उसको उठा के ले आए। अदरवाइज कल को बारिश की वजह से अगर वो चीजें खराब हो जाती है, किसी भी रीजन से वो चीजें खराब हो जाती हैं, तो उसके लिए सेलर लाइबल नहीं होगा। ओनरशिप क्या होती है जनरल प्रॉपर्टी की? ये होता है अधिकार प्लस रिस्क, दोनों चीजें। ओनरशिप जब ट्रांसफर हो रही होती है तो उसमें क्या क्या चीजें ट्रांसफर होगी जनरल प्रॉपर्टी की? उसका राइट भी ट्रांसफर होगा, पोजेशन, और उसका रिस्क भी ट्रांसफर होगा। पोजेशन क्या होती है? स्पेशल प्रॉपर्टी में अगर सिर्फ देखना, स्पेशल प्रॉपर्टी में सिर्फ कस्टडी या लिमिटेड इंटरेस्ट। जैसे कि स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि 1 एकड़ जमीन है, तो वो 1 एकड़ जमीन हाथ में लेके तो जाएगा नहीं देने के लिए, है ना? तो उसकी कस्टडी जमीन की दे दी जाती है। अगर ए के पास कार है तो ओनरशिप ए की है, लेकिन ए ने कार को बैंक में गिरवी रखा हुआ है तो बैंक के पास केवल स्पेशल प्रॉपर्टी है, यानी कब्जा और सिक्योरिटी इंटरेस्ट होगा, ओनरशिप ए की रहेगी। अब यहाँ पे ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी, जैसे अगर किसी की मान लो गिरवी रखी हुई जमीन है, गिरवी रखी हुई कोई भी एसेट है, कार है मान ले, तो वो वाली जो अगर बैंक उसे सेल करने जाएगा ना, तो वो उसकी डिक्री सेल करेगा, उसकी डिक्री सेल, क्योंकि बैंक है ना, जब एनपीए हो जाते हैं बहुत सारे, तो जो उनके पास जो मॉर्गेज रखा होता है उसको वो सेल करते हैं, तो वो होती है आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी। इस केस में बैंक के लिए भी वो स्पेशल प्रॉपर्टी बन जाती है, और वो जो सेलर अगर ए खुद उसकी ओनरशिप तो रख रहा है, वो है तो ओनरशिप ए के पास ही, वो उसे सेल करेगा तो भी वो डिक्री अगर उसे दे के ले रहा है कोर्ट से, तो भी वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करी जाएगी। कहते नहीं है क्या कई बारी कि इस पे इतना चालान है, ये गाड़ी है, इस पे इतना चालान है, ये इतने में खरीद लो, ठीक है? तो वो जो खरीद रहा होता है कुछ पैसे काट के, वो बाद में उसका चालान भर देगा, गाड़ी फ्री हो जाएगी चालान से, तो वो जो है वो स्पेशल प्रॉपर्टी है। कंसिडरेशन क्या होता है? सेल का कंसिडरेशन हमेशा जो है मनी में होता है। पार्टली गुड्स में हो सकता है, जैसे आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज खरीदी है, तो उसमें आप ये बोल दें, कहता मैंने ना 5 लाख रुपए, 5,000 रुपए तो मैंने नहीं, ये लगा लो 50,000 रुपए तो मैंने पेमेंट कर दी कैश, और 50,000 रुपए की मैंने उनको कोई गुड्स दे दी बदले में, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड होगा। वेयर एज अगर आप ये बोल दें कि मैंने 1 लाख रुपए की कोई गुड्स ली है और 1 लाख रुपए की ही मैंने उनको गुड्स वापस दे दिए हैं, तो आपका बार्टर सिस्टम हो जाएगा, वहां पे फिर आपके सेल्स ऑफ गुड्स के जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होंगे। वाई ने 100 बैग्स राइस के बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया जेड को। यहाँ पे प्राइस तय हुआ 350 रुपीज पर बैग, पर एग्रीमेंट था कि ₹50
पर बैग के हिसाब से पेमेंट कैश में होगी और 30 बैग्स ऑफ व्हीट एक्सचेंज में दिए जाएंगे। तो ये चीज समझ में आ रही है। 100 बैग्स राइस के खरीद रहे हैं जिसके बदले में आपको 30 बैग्स तो कनक के मिल जाएंगे और 50 रुपए पर बैग के हिसाब से यानी 5000 रुपीज की पेमेंट वो कर देगा। तो यहाँ पे टोटल पेमेंट जो हुई वो ये इन्होंने ऐसे की है। तो पार्टली पेड इन कैश एंड पार्टली पेड इन काइंड, तो ये भी वैलिड है। यदि कोई गुड्स के बदले गुड्स दिए जाएं तो बार्टर सिस्टम में ये सेल नहीं है। यदि कोई कंसिडरेशन ही न हो तो वो फ्री गिफ्ट माना जाएगा और ये सेल तो बिल्कुल नहीं है। तो इन दोनों पे ही फिर सुबह के जो प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं होंगे। ठीक है जी। एंड हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले वही कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, एक ऑफर होता है, उसकी एक्सेप्टेंस। एक पार्टी बाय या सेल करने का ऑफर देती है दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी उसको स्वीकार करती है, तब बनता है कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट एंड डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट में ये तय किया जाता है कि तुरंत डिलीवरी होगी, तुरंत पेमेंट होगी, या दोनों तुरंत होंगे, या किश्तों में पेमेंट होगी, या बाद में डिलीवरी और बाद में पेमेंट होगी। तो ये सारी चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें डिसाइड कर ली जाती हैं। देन कम्स योर फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखना कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। तुम्हारा रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, यानी आपने फोन पे बात कर ली और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, माना जाएगा, वैलिड है। आंशिक लिखित और आंशिक मौखिक हो सकता है, यानी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस कागज पे लिखी है, साइन कर दिए, और कुछ बातें फोन पे कर ली, वैलिड है। पार्टीज के कंडक्ट से भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। कई बार हम अपने कंडक्ट से ही ऐसे, जैसे ना कोई पर्सन था किसी की शॉप पे बैठा है, जैसे लड़के नहीं बैठे रहते किसी किसी की शॉप पे बैठा हो, तो उसने क्या काम किया कि कोई बायर आया, उसको वो गुड्स जो थी वो सेल कर दी इन दी कैपेसिटी ऑफ अ शॉपकीपर। तो वहां उन दोनों के बीच में बायर और सेलर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इम्प्लाइडली बन गया। उसके बाद वेदर टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है उसमें समय का क्या महत्व है। देखना टाइम ऑफ पेमेंट, नॉर्मली पेमेंट का समय जो होता है, नॉर्मली पेमेंट का टाइम कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस नहीं माना जाता जब तक पार्टीज अलग से तय न कर लें। दूसरी जो टर्म्स होती हैं जैसे डिलीवरी है, जैसे कि जैसे जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे ना टाइम की एसेंस पेमेंट में तो नहीं मानी जाती, लेकिन कुछ चीजें हैं, अगर किसी ने ये बोल दिया, कहता है कि मुझे ना आज शाम को वो है उसकी रिक्वायरमेंट है, मिल्क की रिक्वायरमेंट है, तो वो स्टिपुलेशन हो गई ना कि उस समय पे उसे वो डिलीवर करा जाएगा। अगर वो कल सुबह आके बोलता है कि जी शाम को तो टाइम नहीं लगा देने आने के लिए, तो अब आप ये जो दूध की केटल है ये रख लो, तो नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसी समय उस चीज की जरूरत थी। तो डिलीवरी में स्टिपुलेशन है टाइम की, पेमेंट में नहीं है। टाइप्स ऑफ गुड्स, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के समय सेलर के पास थी या पोजेशन में थी, उन गुड्स को बोलते हैं आप एग्जिस्टिंग गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स, इसमें जो एग्जिस्टिंग गुड्स होती हैं उसके भी फिर फर्दर आपके 3 टाइप्स होते हैं। पहला आपका एग्जिस्टिंग गुड्स, देन कम्स योर असर्टेन गुड्स, देन कम्स योर अनअसर्टेन्ड गुड्स। स्पेसिफिक्स वो होती हैं जो आइडेंटिफाइड हैं पहले से और कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड हों, जैसे कि ए ने एक शोरूम में जाकर स्पेसिफिक टीवी का चुनाव कर लिया, तो वो अब वही टीवी उसे डिलीवर करेंगे, वो स्पेसिफाई उसने कर दिया, यानी एग्जिस्ट कर रहा था, यस एग्जिस्ट कर रहा था। और उन जो 10 यूनिट्स टीवी की एग्जिस्ट कर रही थी उसमें से भी उनमें से एक कलर जो उसे पसंद आया, ए को, उसने वो स्पेसिफाई कर दिया, तो वो स्पेसिफिक गुड्स हो गई। अनअसर्टेन्ड गुड्स कौन सी हुई, गुड्स बाद में सिलेक्शन करके कॉन्ट्रैक्ट के लिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं, सच एज ए ने राइस शेल्टर से 100 बैग्स खरीदे, सेलर ने बाद में 100 बैग्स का सिलेक्शन किया, तो ये है अनअसर्टेन्ड गुड्स। असर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स का क्या मतलब होता है कि उसमें वो हाथ लगा के नहीं बताएगा कि मुझे ये वाले 100 बैग्स चाहिए, उसने ये बता दिया कि ये 1000 बैग्स का एक लॉट है, उसमें से मुझे 100 बैग्स चाहिए, तो जो सेलर है उसकी मर्जी है, वो ये वाले 100 बैग्स असर्टेन करके, एग्जिस्टिंग 100 बैग्स स्पेसिफाई कब होता, जब वो एक एक बैग को हाथ लगा के बोलता कि मुझे ये वाले 100 बैग्स चाहिए। उसने केवल ये कहा है कि 100 बैग्स चाहिए, सेलर ने जो 100 बैग्स उसको कन्वीनियंट लगे सबसे ऊपर रखे थे, वो वाले उठा के दे दिए। अनअसर्टेन्ड में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के समय स्पेसिफाई ही नहीं होता, केवल डिस्क्रिप्शन से पहचानना पड़ता है। जैसे कि ए ने सेलर के कैटलॉग से एक टीवी खरीदने का एग्रीमेंट किया बिना मॉडल चुने, कुछ नहीं उसने देखा, ना तो उसने एग्जिस्ट कर रही है वो चीज या नहीं है, उसने एक कैटलॉग से जाके ये कैटलॉग देखा, उसमें से एक टीवी देखा,
और यस द टेलीविजन इज एग्जिस्टिंग, लेकिन वो उसके गोडाउन में है या नहीं है वो चीज वो नहीं देख रहा। वो यूनिट बनी हुई है, उसके पास है नहीं है, कौन सा कलर है, क्या है, कुछ नहीं। उसने देख लिया और वो उसको बोल दिया कि ये टीवी मेरे पास पहुंचा देना। तो वो होता है अनअसरटेन गुड्स। एग्जिस्ट कर रही है, गुड्स एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा टाइप आता है जी आपका फ्यूचर गुड्स। असरटेन जो आपका एग्जिस्टिंग गुड्स है, ये समझ में आ गई। जो एग्जिस्टिंग गुड्स है ये समझ में आई। एग्जिस्टिंग गुड्स में आपकी तीन टाइप्स की गुड्स होंगी। पहली गुड्स वो होंगी जिनको आप हाथ लगा के बताएंगे कि ये वाला पेन मुझे चाहिए, यही डिलीवर होगा। असरटेन गुड्स में आपने कहा कि 10 पेन रखे हैं, उनमें से 3 पेन मेरे पास भेज देना। आपने ये नहीं कहा कि ये 3 चाहिए, कोई भी 3 भेज देना। अनअसरटेन्ड में आपने क्या कहा कि आपने देखा ही नहीं 3 पेन एग्जिस्ट हैं या 10 हैं या क्या है। उसने ये बोल दिया कि आप मेरे लिए 2 पेन भेज देना। तो सेलर ने बोला ठीक है मैं भेज दूंगा। कैसे? तो आपने ना पेन देखे ना कलर सिलेक्ट किया, कुछ नहीं। आपने गए, आपको पता था यहाँ पे पेन मिल जाते हैं, आप गए, आपने बोला पेन दे देना, पेन दे दिए। यहाँ पे गुड्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे गुड्स एग्जिस्ट कर रही हैं। वेयर एज इन केस ऑफ द फ्यूचर गुड्स, गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। यही इन दोनों में कोर डिफरेंस है। कैसे? वे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के समय सेलर के पास उपलब्ध ही नहीं है, भविष्य में मैन्युफैक्चर या एक्वायर करी जाएंगी, तो उनको आप बोलते हैं कि ये है फ्यूचर गुड्स। उदाहरण के तौर पे एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वह वाई को अपनी फर्म की अलग सीजन सॉरी अगले सीजन की क्रॉप जो है वो 10,000 रुपए में बेच देगा। अभी तक अगला सीजन भी नहीं आया, अभी तक वो क्रॉप्स भी नहीं हुई है और उनका कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हो गया है। तो ये होती हैं आपकी फ्यूचर गुड्स। जैसे कि इसको क्या क्या नाम देंगे, इसको आप, इसको क्या नाम देंगे, इसको आप अग्रीमेंट टू सेल नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है ना, इन फ्यूचर होगी, किसी कंडीशन पे होगी। कंडीशन क्या है? वो जब वो क्रॉप सीजन के बाद वो क्रॉप ठीक से उसके घर आ जाएगी तभी तो वो दे पाएगा ना। जैसे ही फसल कटकर रेडी हो जाएगी और डिलीवरेबल कंडीशन में आ जाएगी तब ये सेल बन जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है? अग्रीमेंट पहले बनता है, अग्रीमेंट पहले बनता है, कभी भी बन सकता है, 1 साल पहले, 2 4 5 साल पहले भी बन सकता है, और सेल होती है बाद में। ठीक है जी, सेल होती है बाद में। कंटिजेंट गुड्स क्या होती हैं? वे गुड्स जिनका एक्विजिशन या जिनकी प्राप्ति किसी अनिश्चित घटना या अनसर्टेन इवेंट कोई ऐसा है जिस पर वो डिपेंड कर रही है। एक जैसे फिशरमैन है, अब ना यहाँ देखना एक चीज, यहाँ देखना एक चीज। उसने क्रॉप्स बीज दिए हैं, उसने क्रॉप्स बीज दिए हैं, तो वो तो होएंगी ही, वो तो घर आएंगी ही। अब इसमें ये कंडीशन लगा दे कि अगर बारिश हुई तभी ये फसल होगी, मैं इसमें इरिगेशन नहीं करूंगा और केवल तभी मैं आपको डिलीवर करूंगा अगर बारिश हुई तो उसको आप फिर बोलते हैं कंटिजेंट गुड्स की। वो डिपेंड कर रही है, गुड्स का होना भी डिपेंड कर रहा है किसी थर्ड फैक्टर पे। जैसे कि एक फिशरमैन ने बी को एक रेयर फिश बेचने का अग्रीमेंट किया, कह रहा है अगर कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म न आया तो मैं आपको एक रेयर, सबसे रेयर जो फिश यहाँ पे मिलती है वो सेल करूंगा। ए ने कहा कि बी को पेंटिंग तभी बेचेगा अगर जो उसका प्रेजेंट ऑनर यानी सी है, उस पेंटिंग का जो प्रेजेंट ऑनर है वो मुझे वो पेंटिंग बेच देता है, तब मैं आपको वो पेंटिंग बेच दूंगा। तो ये वाली जो गुड्स है ना, ये गुड्स कंटिजेंट है, ये किसी और थर्ड फैक्टर पे निर्भर कर रही है। समझ में आ गई? तीनों तीनों गुड्स समझ में आई। एक आपकी थी एक आपकी थी एग्जिस्टिंग गुड्स, जिसमें थी 3 प्रकार की गुड्स। एक आपकी स्पेसिफाइड थी, असर्टेन थी, अनअसर्टेन थी। दूसरी थी आपकी फ्यूचर गुड्स, जो फ्यूचर में होंगी, बनेंगी, उसके बाद डिलीवर करी जाएंगी। तीसरी है आपकी कंटिजेंट गुड्स, जिनका होना ना होना किसी थर्ड फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप्स के गुड्स अगर कहीं आए, इनमें डिफरेंस आए या लिखना आए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए, तो इजीली आप ये कर पाएंगे। फिर देखना, जैसे कि आपकी जो फ्यूचर गुड्स हैं और जो आपकी कंटिजेंट गुड्स हैं, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो फ्यूचर गुड्स जो होती है, उत्पन्न होने वाले, फ्यूचर में उत्पन्न होने वाले गुड्स या प्रोडक्ट्स होते हैं। गुड्स का मिलना किसी अनिश्चित घटना पर अगर निर्भर कर रहा है तो उसे कंटिजेंट बोलेंगे, अगर वो सर्टेन है तो उसे फ्यूचर बोलेंगे। अनसर्टेनिटी, जो आपकी फ्यूचर गुड्स होती हैं उनमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, वेयर एज जो आपकी कंटिजेंट गुड्स होती हैं उनमें अनिश्चितता होती है कि वो गुड्स वहां बन भी सकती हैं या नहीं भी बने। स्कोप, जो आपका फ्यूचर गुड्स होती हैं उनका नैरो स्कोप होता है, केवल फ्यूचर गुड्स तक ही सीमित होता है। वेयर एज आपकी जो कंटिजेंट गुड्स होती हैं बेटा, उनका जो स्कोप है इट इज मच वाइडर देन दी फ्यूचर गुड्स। ये वैसा ही है जैसे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल का जो स्कोप है वो वाइडर है एग्रीमेंट टू सेल्स के,
कंपैरिजन में। वैसे ही आपकी जो फ्यूचर गुड्स है उसमें केवल फ्यूचर गुड्स आएंगी, और जो आपकी कंटिंजेंट गुड्स हैं उसमें फ्यूचर गुड्स भी आएंगी और कंटिंजेंट गुड्स भी आएंगी, दोनों आएंगी। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट टू सेल्स, यानी जो आपका फ्यूचर गुड्स का है उसमें क्या होता है कि आपका अग्रीमेंट टू सेल हो जाता है और सेल बाद में होती है। लेकिन जो कंटिंजेंट गुड्स का केस होता है उसमें कंटिंजेंट सेल्स होती है, सेल्स इवेंट पर निर्भर करती है। अगर उसमें पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नहीं वो एग्रीमेंट नहीं करेंगे, उसमें पहले एग्रीमेंट नहीं करेंगे, किसमें, कंटिंजेंट गुड्स में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है जिनके लिए एग्रीमेंट करना है, वो है ही नहीं। तो यहाँ क्या होगा, कंटिंजेंट सेल्स होगी, इवेंट के हैपन होने के बाद होगी। यानी कोई पूछ ले आपसे कि कंटिंजेंट गुड्स के केस में क्या एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, एक्स ने कहा कि वह अपनी अगली सीजन की क्रॉप बेच देगा। ठीक है जी, ये आपके फ्यूचर गुड्स हैं। ए ने कहा कि पेंटिंग वो केवल तभी बेचेगा जब सी उसे, यानी ए को वो पेंटिंग भेज देगा। आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन योर माइंड, गाइस, यू आर वेरी फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इससे मुझे भी ये लगेगा कि आप एंगेज हो रहे हैं लेक्चर्स के साथ और आपको समझ में आ रही हैं चीजें। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में दो पार्टीज होती हैं, गुड्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और प्राइस सबसे जरूरी एसेंशियल होते हैं किसके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के। गुड्स के तीन टाइप्स होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स होती हैं, फ्यूचर गुड्स होती हैं, आपकी जो कंटिंजेंट गुड्स होती हैं। यहाँ तक आपने किया है गुड्स के क्या टाइप्स होते हैं, सेल्स क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल्स क्या होता है। इसके बाद हम करते हैं कि जब आप सेल्स कर रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जरूरी होते हैं, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अंडर दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जिनका नाम आता है। इसमें तुम्हारी 10th क्लास की मार्कशीट आती है, 12th क्लास नहीं आती है। इसमें आपका बिल ऑफ लेडिंग आता है, डॉक वारंट आता है, वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट आता है, फॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट आता है, रेलवे रिसिप्ट आती है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट आते हैं। ओ हो, ये डॉक्यूमेंट्स तो पता नहीं, सुने ही नहीं कभी। डिलीवरी वारंट ऑर्डर आते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय, थैंक यू।